हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम मैथ में, गणित में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में। हम इस खंड में हमने इसे 3 खंडों में रखा है। एक खंड जो बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से, दूसरा खंड में हम इसके सारे मानों को एक एक कर सिद्ध करके समझेंगे, और फिर तीसरे खंड में जो इसके बहुत सारे कठिन प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जिनमें हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई एवं दूरी होती है, उसको रखा। हालांकि मैं तीनों को एक साथ भी रख सकता था, लेकिन वीडियो जब ज़्यादा लंबा हो जाती है तो थोड़ा समझने में कठिनाई होने लगती है, तो हमने इसे 3 खंडों में रखा है। आज उसी खंड में सबसे पहले प्रारंभिक स्तर से हम इसको समझेंगे। याद रखिए, बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से। और साथ ही मैं प्रयास करूंगा कि इतनी शालीनता से और साथ ही इतने प्रारंभिक स्तर से समझा सकूं कि आपको भविष्य में फिर किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो इस खंड में, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री में। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ये कहाँ से प्रारंभ होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरी जो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें जितने भी सूत्र होते हैं, मतलब जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, उसको आपको याद ही नहीं रहना चाहिए, समझ में आनी चाहिए। किसी भी चीज़ को याद करना अलग बात होती है, समझना अलग बात होती है। और मैं उन सारे फार्मूलों को आपको बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से समझाते हुए और सिद्ध करने का भी प्रयास करूंगा, ताकि आपको कहीं कोई समस्या, दिक्कत न हो। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक कल्पना करते हैं, एक ऐसे ट्रायंगल की, अर्थात एक ऐसे त्रिभुज की जो समकोण, जो क्या हो, समकोण। समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री। ठीक है, समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि इसमें एक कोण जो होगी वो 90 डिग्री ही होगी, और बाकी जो 2 कोण होंगे उनका योग जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। आप जानते ही हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जो समकोण है, अर्थात अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, समकोण जो होता है त्रिभुज, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल कहते हैं या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो समकोण अर्थात जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो। तो हमने एक ऐसे ट्रायंगल की कल्पना की है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ये 2 कोण एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। ऐसा इसलिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, मतलब किसी भी ट्रायंगल में उसके जो 3 एंगल होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यदि इसको मैं गणितीय भाषा में लिख दूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये नियम है, समकोण त्रिभुज का ये नियम है। हालांकि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 90 डिग्री ही होता है, तो ये मैंने इसको लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमने एक ऐसे ट्रायंगल की परिकल्पना की है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। अब ये शेष जो दोनों कोण होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे, और इनका जो पूरा माप होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इस प्रकार का जो ट्रायंगल होता है, इस प्रकार का जो त्रिकोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ रहे हैं? इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं एक कोण लेकर के आपको बताता हूं। कोण सी यानी एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए BC जो है वो आधार है। BC क्या है? आधार है। एंगल सी के लिए BC क्या है? आधार है। आधार, इसे इंग्लिश अक्षर B से सूचित करते हैं, अर्थात बेस है। क्या है ये? बेस है।
और एंगल सी के लिए ए बी जो है वो लंब है। क्या है? लंब है। इसको P से सूचित किया जाता है, परपेंडिकुलर इसे बोला जाता है। इस एंगल के लिए ये ए बी जो है वो लंब है और बी सी जो है वो आधार है। ए सी, एंगल सी के लिए ए सी जो है वो कर्ण है, इसे H से सूचित किया जाता है या अंग्रेजी में इसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। ठीक है, H से सूचित किया जाता है और अंग्रेजी में इसके हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। लंब को परपेंडिकुलर अर्थात P से सूचित किया जाता है और BC आधार को B से सूचित किया जाता है। तो ये एंगल C के लिए ध्यान देंगे, एंगल C के लिए B आधार हो गया, H नहीं P लंब हो गया और H कर्ण हो गया। ये इसका एक मोटा मोटी खाका होता है। अब इसे मैं पुनः से समझा देता हूं ताकि आगे कहीं गड़बड़ न कर लें आप लोग। एंगल C के लिए P लंब हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, B बेस हुआ, H हाइपोटेन्यूस यानी कि H हुआ। अब इस C के लिए देख लीजिए, AB बराबर लंब, मैं पूरा लिख देता हूं लंब, BC बराबर आधार, ठीक है, और AC बराबर कर्ण। मैं इसे इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख देता हूं PBH। अब ध्यान रखिए एंगल C के लिए चीज है, लेकिन जैसे ही हम एंगल A के लिए लेंगे तो ये चीजें बदल जाएंगी। इसे एंगल A के दृष्टिकोण से मैं बता दे रहा हूं, ध्यान देंगे। एंगल A के लिए बेस जो होगा वो AB हो जाएगा, आधार बराबर AB। बात समझिए, एंगल A के लिए, एंगल A के लिए लंब जो होगा वो A हो जाएगा, BC समझ गए हैं। और एंगल A के लिए कर्ण जो होगा वो AC रहेगा। अर्थात कर्ण इन दोनों मापों कोनों में यदि बदलेंगे, दोनों एंगल को बदलेंगे तो कर्ण कभी नहीं बदलेगा, हाइपोटेन्यूस कभी नहीं बदलेगा। जब बदलेगा तो P और B बदलेगा, ध्यान रखिएगा। तो हमने पहले C के लिए बताया, फिर A के लिए बताया। सीधे से तात्पर्य है कि जिस बेस पे कोई एंगल बनता है वो उसका बेस होता है, और एंगल के सामने वाला जो सीधा खड़ा लाइन होती है, जो सीधी खड़ी लाइन होती है, वो उसका लंब होती है। और इन दोनों को मिलाने वाले अर्थात आधार रेखा और लंब रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कर्ण कहलाती है। आधार रेखा और लंब रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। हाइपोटेन्यूस जिसे बोला जाता है। तो ये बदल सकते हैं, H नहीं बदलता है, इसे ध्यान रखेंगे। तो अब हम आपको सीधा सीधा समझा रहे हैं एंगल C के लिए, मैं ऊपर से नहीं ले रहा हूं, एंगल C के लिए। एंगल C के लिए AB लंब हो गया, BC आधार हो गया और कर्ण H हो गया। अब समकोण त्रिभुज के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण क्या है सो देख लीजिए कि कर्ण का जो माप होगा इन दोनों के माप से छोटा होगा, अर्थात AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। अर्थात किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में या राइट ट्रायंगल में दो भुजाओं का माप तीसरी जो बड़ी भुजा होती है उससे बड़ा होता है। अर्थात दो भुजाओं का जो माप होगा वो कर्ण से बड़ा होगा। ये इसका एक प्रारंभिक नियम है, प्रारंभिक सूत्र है। दूसरा ध्यान रखेंगे कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर जो होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये भी इसका एक फंडामेंटल रूल है। इसे पाइथागोरस जो थे वो सिद्ध किए थे, इसलिए इसे पाइथागोरस प्रमेय भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे कि जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है कि किसी भी ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में
ए बी प्लस बी सी, अर्थात दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी सबसे बड़ी भुजा से बड़ा होता है। किसी भी इस प्रकार के ट्रायंगल में जो ए सी यानी कि कर्ण जो है वो दोनों भुजाओं से हमेशा बड़ा होगा। कर्ण जो होता है वो दोनों प्रकार के भुजा अर्थात लंब और आधार यानी कि पी और बी दोनों से वो बड़ा होता है और दोनों के माप से वो छोटा होगा। परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछता है। अब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो ये जो है वो किसी भी समकोण त्रिभुज के सामान्य गुण है। क्या है ये? सामान्य गुण होते हैं। इसी गुण को आपको प्रारंभिक स्तर में ध्यान रखना। अब देखिए इसके आगे देखते हैं। ध्यान रखिए मैंने एंगल सी के लिए ही लिया, एंगल ए के लिए नहीं लिया, इसे मैं हटा देता हूं। मैंने एंगल सी के लिए लिया ताकि आपको समझने में बार बार दिक्कत हो। अब जब एंगल सी के लिए लिया है तो कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। हम कुछ अनुपातों को लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं एंगल सी के लिए? लंब बटा आधार, ये पहला स्थिति हुआ, पहला स्थिति हुआ। दूसरा हुआ आधार बटा लंब। तीसरा हुआ लंब बटा कर्ण। चौथा हुआ कर्ण बटा लंब। होगा या नहीं होगा? पांचवा हुआ होगा आधार बटा लंब मैंने लिख दिया। पांचवा क्या होगा बताइए? पहला है लंब बटा आधार अर्थात लंब बटा आधार। दूसरा है आधार बटा लंब, हमने इसको उलट दिया। तीसरा है लंब बटा कर्ण, ये लिख दिया। चौथा है कर्ण बटा लंब यानी कि इतना बटा इतना। पांचवा होगा आधार बटा कर्ण और छठा होगा कर्ण बटा आधार। तो ये 6 इसके अनुपात होंगे या नहीं होंगे आप खुद देखिए। इसमें जो इनके अनुपात हैं इनको हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं। लंब कितना है? P बटा B, आधार B बटा P, लंब बटा कर्ण P बटा H, H बटा P, आधार B बटा H, H बटा B। ये 6 इसके अनुपात जो हम लिख सकते हैं। अर्थात इन जो तीनों भुजाएं हैं इसके तीनों जो साइड हैं इसको हम इसको 6 अनुपात में लिख सकते हैं। ध्यान रखिए हम इस समकोण त्रिभुज के जो समस्त भुजाएं हैं उसको कुल मिलाकर के 6 अनुपात में लिख सकते हैं। हालांकि कुछ लोग आपको जब पढ़ाएंगे तो 3 अनुपात में ही लिखते हैं, लेकिन नहीं, मैंने इसे पूरा 6 अनुपात में लिख दिया। ध्यान रहे लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, 2 को हो गया। लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब यानी कि P बाई H, H बाई P। फिर है आधार बटा कर्ण यानी कि बेस बाई H और फिर H बाई B यानी कि कर्ण बटा आधार। ये 6 प्रकार के अनुपात होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में या राइट ट्रायंगल में। बात को समझिए। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, शेष 2 कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। इसके बाद जो 2 कोण होते हैं समकोण जो कोण होंगे वो 3 भुजाओं से सब घिरे रहते हैं और उन 3 भुजाओं को हम 6 अनुपात में लिख सकते हैं। ये हुआ इसका प्रारंभिक स्तर। अब इसके नाम को देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है उसके बाद इसका नामांकन कर दिया जाता है। गणित में इसका नामांकन कर दिया गया। अब क्या क्या नामांकन कर दिया गया सो देखते हैं। लंब बटा कर्ण यानी कि लंब बटा कर्ण, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइन। क्या कहते हैं? साइन। और चूंकि हमने एंगल सी के लिए लिया है तो साइन सी यानी कि इस एंगल के लिए। ठीक। लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, तो साइन का उल्टा है होता है कौशिक, कौशिक से। ठीक। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण जो होता है उस कौस का मान होता है कौस सी, और कौस का उल्टा होता है सेक सी। ठीक है। अब देखिए
लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। लंब बटा आधार होता है वो tan का मान होता है, इसे tan बोला जाता है, और cot c। तो ये इसका नामांकन हो गया। देखिए हमने आपको ये नहीं बताया कि साइन का मान क्या होगा, कॉस का मान क्या होगा, कॉसेक का मान क्या होगा, नहीं। हमने सिर्फ बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके भुजाओं को 6 प्रकार के अनुपात में लिखा जाता है, और उस 6 प्रकार के जो अनुपात होता है उसका विभिन्न प्रकार से नामांकन किया गया। क्या क्या नामांकन है देख लीजिए। सबसे पहले इसके अनुपातों को हमने लिखा और उसके अनुपातों को हमने नामांकन किया। तो यानी कि साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, कौशिक सी बराबर कर्ण बटा लंब, कौस सी बराबर आधार बटा कर्ण, सेक सी बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट सी बराबर आधार बटा लंब, और लंब बटा आधार यानी कि tan सी। सीधे सीधे कहने का मतलब हुआ कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण, मान के चले कि लंब और कर्ण के सबसे छोटे अनुपात को क्या कहेंगे, तो लंब और कर्ण के सबसे छोटे अनुपात को साइन बोला जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मान होते हैं, कॉट का मान हुआ, साइन का मान हुआ, सेक का मान हुआ, जब आप लिखेंगे परीक्षाओं में अपने उत्तर पुस्तिका पे या कहीं पर भी बैठकर बनाएंगे तो सबसे छोटे अनुपात को लिखा जाता है। सबसे छोटे अनुपात का मतलब हुआ कि आपका आंसर आ रहा है 18/12, तो नहीं, आपको काट देना, 3/2 लिखना। सबसे छोटा अनुपात होना चाहिए, बड़ा अनुपात नहीं। यदि हम इसे परिभाषिक दृष्टि से देखें तो लंब और आधार के सबसे छोटे अनुपात को tan बोला जाता है, आधार और लंब के सबसे छोटे अनुपात को कॉट बोला जाता है, लंब और कर्ण के सबसे छोटे अनुपात को साइन बोला जाता है। C इसलिए लिया है कि हमने इस एंगल C को लिया, यदि A के लिए लेते तो यहाँ A हो जाता। यदि हमने इसका मान थीटा रख दिया होता, बीटा रख दिया होता, गामा रख दिया होता, अल्फा रख दिया होता, तो फिर वही चीज होती। आपको हड़बड़ाना नहीं है कि अरे हमने वीडियो में देखा था या आपके कोई टीचर जो बताए थे वो साइन A बताए थे, कॉस C बताए, नहीं। हमने शुरू में ही बोला कि आपको सूत्र से अनुपातों को नहीं याद रखना है, आपको अनुपातों से सूत्र को याद रखना है। इसको फिर से समझेंगे। 6 स्थितियां यहां पे उत्पन्न हो रही है। पहला स्थिति है लंब बटा आधार, यानी कि P बटा B। जब P बटा B अर्थात कोई ऐसा अनुपात आया जिसमें लंब ऊपर हो और आधार नीचे हो, तो उसके अनुपात को नामांकन किया गया है tan। tan बराबर लंब बटा आधार नहीं, लंब बटा आधार बराबर tan। आधार बटा लंब यानी कि B/P, यानी कि इसको क्या नाम दिया गया, कॉट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, कॉट नाम दिया गया। इसके अलावा लंब बटा कर्ण सेम चीज होगा, फिर कर्ण बटा लंब सेम चीज होगा, फिर आधार बटा कर्ण सेम चीज होगा, फिर कर्ण बटा आधार सेम चीज होगा। तो ये हुआ इसका नामांकन। हम इसका नामांकन कैसे करते हैं और कैसे हम इसे याद रखेंगे, ये इसका हमने प्रारंभिक स्तर बताया। अब देखिए इसमें कुछ मानक होते हैं, एक एक चीज को आप इसी से समझते जाइए, कहीं बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं इन दोनों का उदाहरण ले रहा हूं। ये क्या है, देखिए इसको मैं समझा रहा हूं, इसको समझेंगे। लंब बटा आधार हुआ। लंब बटा आधार को क्या कहते हैं, P/B। P/B होगा या नहीं होगा, अर्थात tan C है या नहीं है? हम इसे एक काम करते हैं, इसे 1 बटा लंब बटा आधार कर देते हैं। यदि ऐसा होगा तो क्या उलट के हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आधार बटा लंब, यानी कि B बटा P। यानी कि क्या चीज, आधार बटा लंब किसका माना जा रहा है, आधार बटा लंब किसका माना रहा है, कॉट का, यानी कि कॉट C। यही होगा ना। देखिए मैं कहीं और सिद्ध करने नहीं जा रहा हूं, आपके सामने लिखा हुआ लंब बटा आधार है। हम यदि लंब बटा आधार को उलट देते हैं, अर्थात 1 बटा लंब बटा आधार करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, होगा ही होगा। तो कितना हो जाएगा, उस जब उल्टा करते हैं तो आधार ऊपर चला जाता है, लंब नीचे आ जाता है, तो उसका क्या होता है, कॉट होता है। अर्थात 1 बटा tan C बराबर कॉट C, अर्थात 1 बटा tan C बराबर कॉट C। सेम चीज को जब उलट देंगे तो 1 बटा कॉट C बराबर tan C। देखिए
फिर से समझ लीजिए, हमको इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बहुत बड़ा दिमागी ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि लगा सकते हैं, मैं रोकने वाला नहीं हूं, और बहुत सारे विद्वान जो होते हैं बहुत तरीकों से आपको बताते चलेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ इसी समकोण त्रिभुज के आधार को बनाते हुए, समकोण त्रिभुज के सामने रखते हुए आपको उन सारे सूत्रों को बता रहा हूं जो इसमें होते हैं। तो लंब बटा आधार, हमने इसको उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने के लिए 1 तो कर सकते हैं, तो जैसे ही 1 करेंगे तो इतना आ गया, तो उल्टा किए तो यानी कि 1/tan c बराबर cot c, 1/cot c बराबर tan c। यानी कि जब आपसे कोई पूछे कि tan c बराबर 1/cot c कैसे होगा, कोई पूछ दे आपसे, मैं इसको हटा देता हूं, आपसे कोई पूछ दे कि tan c बराबर 1/cot c कैसे होगा, तो आप बताइए कि भाई tan c बराबर होता है लंब बटा आधार। यहां पर 1/आधार बटा लंब, लंब ऊपर चला गया, यानी कि लंब बटा आधार बराबर, ये जब ऊपर जाएगा तो लंब बटा आधार हो गया, बराबर हो गया दोनों। तो हमने इसे उस ट्रायंगल को सामने रखते हुए आपको बताया जो इसमें दिया हुआ है, कहीं पर भी आपको दिया हुआ रहेगा। अब देखिए इस चीज को, देखिए जो जिसका उल्टा है उसी का उल्टा होता है, tan का उल्टा cot होता है, याद रखेंगे, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। अब देखिए इसका सिचुएशन देखिए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर कितना, p/h बराबर कितना, sin c, है ना। हम इसको 1 कर देते हैं, 1 लंब बटा कर्ण कर सकते हैं। तो जैसे ही करेंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब किसका आ रहा है, कर्ण बटा लंब कौशिक का आ रहा है, कौशिक का आ रहा है, यानी कि साइन का उल्टा कौन होता है, कौशिक होता है। यहां देखिए है भी लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, यानी कि p/h, यानी कि h/p उल्टा हो गया। तो जब आपसे कोई बोले कि भाई साइन c बराबर 1/cosec c आप कैसे हमें समझाएंगे, या cosec c बराबर 1/sin c कैसे समझाएंगे, तो आपको ऐसे ही बता देना है कि भाई ऐसे ऐसे ही होता है। सेम चीज यहां पर भी आएगा। अब इससे ज्यादा कोई समझने का तो इसमें जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसके कुछ मानक सूत्रों पर। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय जो नाम होते हैं वो अनुपातों से कैसे आते हैं, और साथ ही कौन किसका उल्टा होता है और कैसे होता है। अब देखते हैं इसके और आगे सूत्रों को। बहुत सारे इसमें सूत्र होते हैं, इतने सारे सूत्र होते हैं कि मतलब आपका क्या बोलते हैं, याद करना थोड़ा टेढ़ा होता है। इसलिए मैं सारे सूत्रों को आपको इसी एक ट्रायंगल के माध्यम से बताते चल रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अरे इसका मान ऐसे कैसे हो गया, इसका मान ऐसे कैसे हो गया, इसका मान ऐसे क्यों पलटता है, इसका मान ऐसे क्यों पलटता। तो हम बहुत सारे सूत्रों को देख लेते हैं और उसको फिर लिखते हैं। ये जो सूत्र होते हैं याद रखना है आपको कि सिद्ध नहीं करना, ये जो सूत्र होते हैं इन्हें सिद्ध नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान रखना। अब हमने आपको उल्टा करके बताया, तो देखिए इसमें जब उल्टा होगा तो याद रखिएगा, पहला साइन c गुने कौशिक c बराबर 1, दूसरा कॉस c गुने सेक c बराबर 1, तीसरा कॉट c गुने tan c बराबर 1। देखिए ये इसका पहला एक फंडामेंटल रूल है कि ये सबका गुणनफल जो होगा हमेशा 1 होता है। क्या होता है, गुणनफल हमेशा 1 होता है। अब कैसे होता है हमने पहले भी बताया, हम आपको फिर से आपको बता देता हूं। फिर से बताने का मतलब हुआ कि आपको समझ में आनी चाहिए कि आखिर ये चीजें कैसे होती हैं। तो देखिए साइन c गुने कॉशिक c, कॉशिक कॉस c गुने सेक c, ये हमने कॉस जो है वो थोड़ा ए जैसा लिख दिया है, हमेशा मैं ऐसे ही लिख देता हूं कॉस c। अब इससे आपसे कोई पूछे कि भाई एक क्यों होता है, तो आप बोलेंगे कि अरे भाई अब कहां से नया चीज आ गया। कोई नया चीज नहीं। एक चीज तो ध्यान रखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया कि इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं इसको कैसे आप बना सकते हैं।
तो हमने इसे ट्रायंगल लिया। साइन सी के लिए, साइन सी के लिए क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है P, कर्ण कितना है H। याद रखिए मैं पहला बता रहा हूं, साइन सी को हम P/H लिख सकते हैं गुने कोसेक सी। कोसेक सी के लिए को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब यानी कि H/P लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। कोसेक सी के लिए जो है कर्ण ये है, लंब ये है, कट गया, बराबर कितना आया, 1 आया। आया नहीं आया, सेम चीज फिर इसको आइए दूसरा, कॉस सी गुने सेक सी। अब कॉस सी, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण यानी कि B/H गुने सेक सी मतलब कर्ण बटा आधार यानी कि H/B, कट गया यानी कि 1 आ गया। कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो विपरीत होने का मतलब ये हुआ कि वो अपने मूल आधार से विपरीत होती हैं। यही इसका फंडामेंटल रूल होता है, यही इसका जो प्रारंभिक क्या कहते हैं नियम होते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और चीजें होती हैं, मैं वो आपको बता देता हूं। एंगल सी में रहने देता हूं। tan C बराबर sin C बटा cos C। tan C बराबर sin C बटा cos C यानी कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, या tan A बराबर sin A बटा cos A, या tan बराबर sin बटा cos। अब ये कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए हम फिर इसी ट्रायंगल को आधार बनाएंगे, इसी से समझेंगे, कहीं ज्यादा घूमने टहलने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसको देखिए क्या है कि साइन बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण यानी कि P/H होगा या नहीं होगा। अब इसे आधार बटा कर्ण यानी कि B/H होगा या नहीं होगा। H से H कट गया, कितना बटा P/B। तो P/B बराबर मतलब क्या चीज, P यानी कि लंब बटा कितना आधार। तो लंब बटा आधार कितना किसका होता है, tan का मान होता है, या tan C लिख देता हूं। होता या नहीं होता, वैसे होते ही है। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, या tan का मान sin बटा cos होता है। तो ये इसके कुछ प्रारंभिक सूत्र हैं जो बहुधा आपको हर जगह मिलेंगे। याद रखिए ये हर जगह मिलेंगे और आपको इसको ऐसे ही समझना, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप क्या कह सकते हैं, आप इसमें डॉक्टरेट की उपाधि नहीं ग्रहण कर रहे हैं, आपको फंडामेंटल सबसे पहले समझ लेना है। उसके बाद जब इसमें हिसाब आएंगे, मैथ आएंगे, तो समझने में एकदम आसानी रहेगी। और जब भी इसको समझें तो इस एक ट्रायंगल को जो समकोण हो उसको आधार बना के समझेंगे। अब इसके देखते हैं प्रारंभिक स्तर के प्रश्नों को जो इसमें पूछा जाता है। प्रश्न पूछेगा आपसे, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया था कि H² बराबर P² प्लस B²। इस सूत्र को ध्यान रखेंगे। यदि इस आधार पर देखा जाए तो P² बराबर H² माइनस B², B² बराबर H² माइनस P²। यही इसका जो है 3 सूत्र होता है। यही 3 पर जो प्रारंभिक स्तर के मैथ पूछे जाते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कैसे प्रश्न पूछता है। इनके जो प्रश्न होते हैं वो बहुत साधारण होते हैं और सिंपल होते हैं। तो प्रश्न ये पूछेगा कि साइन थीटा बराबर 4/5 तो, या साइन C बराबर 4/5 तो कॉस C बराबर 5, ठीक है। तो इसी को देखते हुए, इसी तरह के प्रश्नों को देखते हुए हम इसमें सीखते हैं आगे। अब देखते हैं इसके उन प्रश्नों को जो प्रारंभिक स्तर में इससे पूछे जाते हैं। तो मैंने पहले ही लिखा साइन C बराबर 4/5, साइन C बराबर 4/5 तो कॉस C बराबर भाट, tan C बराबर भाट, sec C बराबर भाट। तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, वो उसका मन के ऊपर है। या इसी प्रश्न को उलट के पूछेगा कि किसी दिए गए त्रिभुज में लंब जो है इतना है, आधार जो है इतना है, कर्ण यानी कि H जो है इतना है, तो आप फला का अनुपात बताइए।
तो देखिए सबसे पहले हमने इसको पकड़ना है, साइन सी बराबर 4/5, यानी कि साइन सी का मान कितना होगा, लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर बटा एच यानी कि हाइपोटेन्यूस कितना है 4/5, यानी कि P बराबर 4 H बराबर 5, यही है ना। यदि किसी चीज का मान दिया हुआ है तो यही आएगा ना। साइन सी बराबर 4/5, तो भाई tan cos sec का मान बताइए। तो साइन को हम P/H यानी कि लंब बटा कर्ण यानी कि इसका जो माप है वो दिया हुआ है, इसके बाद हम इसे पकड़े P बराबर 4 H बराबर 5, यानी कि हमें एक ऐसा ट्रायंगल है दिया हुआ है जिसमें एंगल C को बारे में है, यहाँ पे ये है ABC, कहता है कि किसी ट्रायंगल में साइन C या कहीं पे साइन C जो है 4/5, यानी कि लंब जो है वो 4 है, कर्ण है वो 5 है। तो आपको अब इसका नाप निकालने के बाद इस सबका नाम निकालना है। तो AB बराबर 4, AC बराबर 5, तो BC बराबर कितना, तो आपको पहले ही बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है या नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस लंब दिया हुआ है बराबर 4 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि 5 × 5 = 25 बराबर 4 × 4 = 16 प्लस B स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर बराबर 25 - 16, यानी कि B स्क्वायर बराबर 9, यानी कि B बराबर √9 यानी कि 3, अर्थात BC जो हमारा आया 3 आया। अर्थात जो आपके प्रश्न में दिया हुआ था कि इसका इतना मान है, तो हमने उस आधार पे इसके तीनों भुजाओं का माप ज्ञात कर लिया। याद रखिए इस तरह के मैथ में कोई एक भुजा का भी माप या 2 भुजा का माप दिया हुआ तो तीसरी भुजा का माप अपने आप निकल जाएगा, या कभी जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक एंगल का भी माप दिया हुआ है तो अगला एंगल निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए अब इसको समझ लीजिए, तो ये निकल गया। तो आपसे क्या पूछेगा, अब हो सकता है आपसे tan C का मान पूछे, तो tan C बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है 4/3, cot C का मान पूछेगा तो उल्टा कर देंगे 3/4, हो गया या नहीं हो गया। अब आपसे cos C का मान पूछे, cos C के लिए आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3/5, तो इस तरह से हमने इसका मान निकाल लिया। फिर से एक उदाहरण के द्वारा इसको आपको समझा देता हूं। प्रश्न है यदि cos C बराबर 12/13 तो sin C बराबर 8, यानी कि किसी ट्रायंगल में जो समकोण है उसमें cos का मान दिया हुआ है तो sin का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है cos C बराबर 12/13, cos C का बराबर मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि 12/13। अब हम एक उस एंगल ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ C बार बार मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपको मैंने C का उदाहरण दिया है, यहाँ C की जगह पर कुछ भी हो सकता है, B, थीटा, गीटा, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसे देखा हमने, अब इसको देख लेते हैं C, तो B इस एंगल के लिए ये तो बेस है, ठीक है ना, तो B बराबर कितना 12, H ये है यानी कि 13, ABC। अब हमें ये निकालना, तो हमको सूत्र पता है H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, P पता नहीं है, ठीक है ना। तो H कितना है 13 का स्क्वायर बराबर B कितना है 12 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, 13 13 1 6 9 बराबर 144 इक्वल टू प्लस P स्क्वायर अब इसे उलट देते हैं, P स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 इक्वल टू 25, तो P बराबर √25 इक्वल टू 5, यानी कि P हमारा 5 आ गया। अब जब तीनों माप ज्ञात हो गया अर्थात H बराबर 13, B बराबर 12 और P बराबर 5, जब तीनों ज्ञात हो गया तो हम कुछ भी मान निकाल सकते हैं। किसका मान पूछा, साइन C का, साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब कितना आया 5 और कर्ण कितना है 13, ये हमने बना लिया।
तो इस तरह से प्रारंभिक स्तर से में आपको यह प्रश्न पूछा जाता है। अब इसके बाद आता है बहुत सारे सूत्र जिन्हें हमें सिद्ध करना होता है और समझना होता है। तो उसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखा है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। इस चीज में आपको यह फंडामेंटल रूप से, प्रारंभिक रूप से, एकदम से इनिशियल रूप से आपको यही समझाया गया है, या हमने यही समझाने का प्रयास किया है कि ये कैसे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको बहुत सारे टीचर जो होंगे बहुत तरह से समझाएंगे। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे पहला वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।